very much, ma'am. येस Good मॅडम afternoon, all of आपण you. येस हिंदी लँग्वेज प्रेफर करूया. हिंदी का? ओके, येस चालेल. ओके. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही, चालेल. चला, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. In this unit, we have to learn this computer Excel for data analysis purpose. But before analyzing the data, we have to store that data inside the database file. ओके है ना. हम जो भी कुछ डेटा ले रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं, जिसके ऊपर से हम हमारा रिसर्च का रिजल्ट निकालने वाले हैं, उस डेटा को हमको कहीं तो भी स्टोर करना होता है, राइट. हम क्या करते हैं, ऑल यू आर पीएचडी स्टूडेंट्स, तो पीएचडी स्टूडेंट्स हैज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट रिसोर्सेस, राइट. वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम जर्नल्स, बुक्स एंड फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, है ना. कुछ एनालिटिकल होते हैं, कुछ थियोरेटिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं. इस तरह का डेटा हमको क्या करना है, कलेक्ट करना होता है फॉर अवर रिसर्च वर्क. अब ये डेटा कलेक्ट करते समय हम मैक्सिमम टाइम दिस डेटा वी कलेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास वर्ड ऐसी सुविधा है कि जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, है ना. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें. लेकिन जब हमारा डेटा नंबर्स में होता है, इन दैट केस हमको वहां पे टेबल यूज करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप लोगों को पता है. लेकिन टेबल में जब हम डेटा यूज कर रहे हैं, तो टेबल में हम उसके ऊपर थोड़े बहुत एनालिसिस पार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हमको अगर ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, या हमको उस पर्टिकुलर डेटा में से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना है, निकाल लेना है फॉर अवर एनालिसिस पर्पस, फॉर टू डिस्प्ले कि ये हमारा रिजल्ट निकल गया है, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम नहीं कर सकते, इनसिफिशियंट है वहां पे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं. एक्सेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहा जाता है. ठीक है. इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में क्या है कि हमारे पास इस शीट में, ये जो शीट होती है, इट इज जस्ट लाइक ए टेबल. वर्ड की जो फाइल, आप लोगों को बेसिक्स पता है क्या इसके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के? आप लोगों में से कोई है जो Yes, ma'am. जिनको पता है? Yes, ma'am. सबको पता है कि कुछ लोगों को नहीं पता है? सिर्फ थोड़ा थोड़ा पता है मैडम, बेसिक्स. थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है ना. मैं इसलिए पूरा बताने वाली हूँ, जिनको पता है उनको बेयर करना पड़ेगा, और जिनको नहीं पता है उनको पढ़ना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको पता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वहां पे आपको कंफ्यूज हो जाता है. तो इसलिए हमको इसको स्टडी करना जरूरी है, राइट. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड की जो फाइल खुलती है, दैट इज अवर डॉक्यूमेंट फाइल. एक्सेल की जो खुलती है वो हमारी टेबल फॉर्मेट की इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है, ठीक है. और पावर पॉइंट की जो होती है वो होती है हमारी पीपीटी, उसको कहते हैं पीपीटी. वो स्लाइड बाय स्लाइड हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें. तो वर्ड में हम पेज बाय पेज डेटा इंसर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है. और यहाँ पे जो आपको एक्सेल में शीट दिख रही है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. अब इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को टेबल फॉर्मेट में दिया गया है. इट इज एन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स. इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कहते हैं. क्यों कहते हैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें टेबल्स है, टेबल मींस रोज एंड कॉलम्स आर देयर. ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिख रहा है, दिस इज ए टेबल. वी कॉल दिस एज ए 2 डायमेंशनल टेबल, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. अब इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप डेटा स्टोर भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसके ऊपर ग्राफ भी बना सकते हो. तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर शीट हैज पेपर, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर, एंड दिस इज ए डेटाबेस ऑल्सो. क्योंकि इसमें से डेटा एक्सट्रैक्शन करना, डेटा इंसर्ट करना, ये जो डेटाबेस के कंसेप्ट होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. मैं कुछ चीजें जो रिपीट कर रही हूँ, आप उसको ध्यान दें. We call this as the electronic worksheet because it has
पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर एंड डेटाबेस कंसेप्ट्स, है ना। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। जब भी ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट खुलती है तो दिस इज ए फुल स्क्रीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। अब इसमें देखिए, ओ सॉरी, मैडम मला जॉइन करना हेलो हाँ अगर अरे डबल मॅडम तुमचे 2 आयकॉन्स का दिसतात आहे? हो काहीतरी गडबड झाली. 1 मिनिट. मी तर मला असं वाटतं ते डबल जॉईन झालं. मॅडम लीव करता का एका ह्याच्यातनं? हो एकाच लिंक करते. हॅलो हॅलो, हा मॅम आता ठीक झालंय. पण मला काही दिसत नाही इकडे, थांबा. आणि शेअर स्क्रीन मध्ये ना मॅडम आपली एक्सेल शीट नाही दिसत आहे, ब्लॅक दिसतंय पूर्ण. नाही माझं काहीतरी गडबड झालेलं आहे याच्यामध्ये. ते चुकून कुठेतरी क्लिक केलं गेलं तर ओके ते स्टॉप होऊन गेलं सगळं. थांबा एक मॅडम मिनिट. स्टॉप शेअरिंग करा एकदा आणि परत करून पहा. हा हा ठीक आहे, आलं कुठेतरी गडबड होऊन गेलं एकदम ते. ठीक आहे, हा शेअर करते. हा दिसतंय का? हा आता दिसतंय मॅडम. हा जो स्क्रीन आहे ना, हा जो मेनू येतो ना, हा खूप त्रास देतो. तर त्याला ते रिमूव्ह वरच्या हेडर करण्यासाठी बार मधनं प्रॉब्लेम होतोय. खूपच म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी दिसतच नाहीत मग. दिसत नाही त्याच्यामध्ये. तर ते दुसरीकडे कुठेतरी क्लिक होऊन गेलं त्याच्यामध्ये. ठीक फ्रेंड्स आहे, तुम्हाला ओके. दिसतंय ना, स्क्रीन दिसते मॅडमची? यस मैम दिख रही है ना? हाँ हो चलो. मॅम. हाँ मैडम दिख रही है मैडम. These are the menus. देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट ओपन करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है बुक, वर्क बुक। वर्क बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे शीट्स होते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट डिस्प्लेज अस 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन। तो आप स्क्रीन के सबसे नीचे देखिए, टास्क बार के थोड़ा सा ऊपर में शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 दिख रहा है। जहां पे मैंने कर्सर मूव किया है, दिख रहा है क्या आपको? मैम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट दिस एक्सेल डिस्प्लेज अस 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन। और ऐसे बहुत सारे शीट्स हम इसमें डाल सकते हैं सो दैट इट बिकम्स ए बुक। तो बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का बुक कहा जाता है, वर्क बुक। ठीक है, अब इस वर्कबुक में उसके इमीडिएटली ऊपर में आइए, सबसे ऊपर के स्क्रीन में। तो ये जो मेनूज दिख रहे हैं आपको, दीज मेनूज आर, देखो, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड, ये जो सारे मेनूज हैं ये हम जैसे वर्ड में यूज करते हैं उसी तरह के, या पावर पॉइंट में यूज करते हैं उसी तरह के मेनूज है। मेनूज के नीचे आपको सब मेनूज दिखाई दे रहे हैं। ऑल दीज मेनूज आर अवेलेबल। और जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, इट शोज यू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेनू। इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके क्या यूजेस है, और हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके इमीडिएटली नीचे देखिए, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो इट डिस्प्लेस दैट इंफॉर्मेशन ऑन द फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम सिंपल इंफॉर्मेशन भी डालने वाले हैं, नंबर्स भी डालने वाले हैं, और फॉर्मूलाज भी यूज करने वाले हैं। तो whatever we try to insert in this electronic worksheet, it displays that information on the formula bar। यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी। अब उसके इमीडिएटली नीचे आपको दिख रहा है
ABCDEFG ऐसे लिखे हुए। तो दीज आर द कॉलम्स एंड 1 2 3 4 ये है नंबर, ये जो है ये रोज है, दीज आर द रोज। तो रोज एंड कॉलम मिलके ये क्या बन गया है, 2 डायमेंशनल टेबल बन गया है, राइट। अब इस 2 डायमेंशनल टेबल में कहा गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एज ए सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। छोटे छोटे आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, जैसे जैसे मैं क्लिक करते जा रही हूँ, जहां पे भी क्लिक कर रही हूँ वो वाला हमारा सेल क्या हो रहा है, एक्टिव होते जा रहा है। एक्टिव का मीनिंग ऐसे होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में हम हमारा डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं। ओके, सो इसको कहा जाता है एक्टिव सेल। तो दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। तो ये जो रोज एंड कॉलम्स है, इनको बना के इस पर्टिकुलर सेल को एक नंबर दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है ना। तो इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। दिस एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। ये रो है, ये कॉलम है, इस कॉलम का नाम जैसे जी है और यहाँ की उसका नंबर 11 है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो इसका एड्रेस हो गया H11। यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो G11, यहाँ पे कर रही हूँ तो C10, यहाँ पे कर रही हूँ तो D1, यहाँ पे किया तो 8 दिख रहा है क्या, sorry O8 O8, यहाँ पे किया तो L18 L18, वो हाईलाइटेड दिखता है आपको, कलर दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे सेम कलर दिख रहा है। तो ये हाईलाइटेड का मीनिंग क्या हो गया, L18 ये इसका एड्रेस है। आपको यहाँ से नहीं समझ रहा है तो ये टास्क, ये जो फॉर्मूला बार रहता है ना, यहाँ पे भी लिख के आता है आपको कि इसका पर्टिकुलर नंबर क्या है, इसका नेम क्या है, इसका उसको कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में एड्रेस ऑफ दैट सेल लोकेशन। ठीक है, अब इस एड्रेस की क्या जरूरत होती है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं टाइप करना, जैसे मैंने कह दिया RTMMU, जब मैं टाइप कर रही हूँ तो मैंने आपको कहा था कि दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट द सेल लोकेशन एज वेल एज एट द फॉर्मूला लोकेशन, है ना। तो फॉर्मूला के बाद में वो यहाँ पे आ गई है क्या, अभी तक नहीं आई है। कब आएगी, व्हेन आई प्रेस एंटर। एंटर क्या है, एंटर की इज ए कंफर्मेशन ऑफ योर डेटा एंट्री। जो भी कुछ मैंने टाइप किया है दैट इज डिस्प्लेड ऑन द फॉर्मूला बार फर्स्ट, एंड व्हेन यू प्रेस एंटर की दैट गेट्स स्टोर एट द एक्टिव सेल लोकेशन। कहां पे स्टोर होता है, एक्टिव सेल लोकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि when we start to type the data is displayed at dash 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 location। कौन सा लोकेशन है, formula bar location। and what is the which key is used as a confirmation of data entry, enter key। enter key is a confirmation of data entry, and after pressing enter key data gets stored at the dash location। कौन सा लोकेशन है, एक्टिव सेल लोकेशन। नहीं पता है तो लिखते जाओ, ठीक है। एक्टिव सेल लोकेशन यानी जहां पे हमारा कर्सर एक्टिव है, जो पर्टिकुलर सेल हाईलाइटेड है, उस लोकेशन पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक दिया, इसका एड्रेस है अभी I13, मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए, तो एंटर करने के बाद वो वैल्यू वहां जाके स्टोर हो गई। कौन से लोकेशन पे, एक्टिव सेल लोकेशन। ये हमको जान लेना है कि वर्ड में हम कहीं पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, पीपीटी में भी हम जहाँ पे क्लिक कर दिए वहां पे हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम ऐसे टाइप नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे उसी सेल में उसका एड्रेस, उसी एड्रेस पे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, वी हैव टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन सेल बाय सेल। सेल बाय सेल यानी जहां पे क्लिक करोगे उस सेल में आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर बाजू में अगर आपको डालना है तो यू हैव टू मेक इट एज अ एक्टिव सेल, ठीक है। नाउ सी देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक द सेल एज अ एक्टिव सेल। सभी सेल्स को एक्टिव करने के लिए कौन से वेज है,
तो पहला वे है आपको, आप माउस से उसको क्लिक कर सकते हैं। सेकंड आपका वे है, आप ये टैब की है ना, यहाँ पे TAB लिखा हुआ टैब की कीबोर्ड पे, उसका यूज करके आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके कीबोर्ड पे ही एरो कीज है, डाउन एरो की है एंड अप एरो की है। डाउन एरो की इज यूज्ड टू शिफ्ट द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन एंड अप लोकेशन, राइट लोकेशन एंड लेफ्ट लोकेशन। जैसे भी आपको मूव करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इस तरह से आप इसको कहते हैं डायमंड कीज। ये डायमंड कीज का भी आप यूज कर सकते हो टू मेक द सेल एज ए एक्टिव सेल और टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। बोथ वे के लिए आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद एंटर की भी एक है, एंटर की भी क्या करती है, नेक्स्ट 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 लाइन पे आपको लेके जाती है। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज आर देयर? फर्स्ट इज माउस क्लिक, माउस को लेके जाओ कहीं पे भी क्लिक कर दो, मेक इट एज अ एक्टिव सेल। ठीक है, दूसरी बात है हमारी टैब की। तीसरी बात है हमारी एरो की। आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है अभी? अभी भी ब्रेक हो रहा है? क्लियर है मैडम, किधर से प्रॉब्लम है? क्लियर है। क्लियर है मैडम। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? हाँ, ओके, तो these are the different ways using that we can make the cell as an active cell। अब हाँ, जहां याद रखना है हमको, जहां कहीं भी हमको जिस सेल में हमको इंफॉर्मेशन भरनी है उसको आपको एक्टिव करना जरूरी है। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं एंड वी ट्राई टू इंसर्ट सम इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल्स। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये कौन सा सेल है मेरा? A1 सेल है। A1 सेल में मैंने यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं हमने, क्वांटिटी परचेस। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे रोल नंबर ना लेते हुए हम सिंपली सीरियल नंबर ले लेते, सीरियल नंबर है क्वांटिटी परचेस, और यहाँ पे हम ले रहे हैं रेट। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ना लेते हुए हम क्या करते हैं, नेम एड्रेस नहीं चाहिए, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएंगी हमारी, प्रोडक्ट का नेम लेते हैं, पी नेम। ठीक है, तो हमने सीरियल नंबर, हमने हमारा खुद का नेम दे दिया, फिर प्रोडक्ट का नेम दे दिया, फिर हमने क्वांटिटी परचेस, रेट, अब हमको चाहिए अमाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, सीरियल नंबर 1, फिर मुझे यहाँ से मूव करना है, नेम है, आप कौन सा भी नाम डाल दो, पूर्वी, पूर्वी ने प्रोडक्ट परचेस किया मॉनिटर या कीबोर्ड, कीबोर्ड क्वांटिटी उसने ली है 10 और उसका रेट है सपोज 1000 रुपए। ठीक है, फिर हमको अमाउंट निकालना है। फिर दूसरा है, ये है स्नेहा, स्नेहा ने क्या कर लिया, माउस, उसने 5 माउस ले लिए, उसकी कीमत थी 500 रुपए। ठीक है, फिर तीसरा पर्सन है, उन्होंने किया, इनका नाम है गणेश, इन्होंने परचेस किया स्कैनर, स्कैनर इन्होंने ले लिए 10 और उसकी कीमत थी 2000 रुपए। ठीक है, ऐसे करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे अमाउंट चाहिए। अमाउंट क्या होगा हमारा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना। तो ये यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसे वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, सो दैट वी गेट द वैल्यू। अब देखिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान देना, हाँ, क्योंकि ये MCQ वाले क्वेश्चन है। Microsoft Excel can accept 3 types of data. First is character type data, which is a alphanumeric data. Second is numeric data, only numeric data. And third is formula. ठीक है, अब ये 3 types of data में से जब वो अल्फा न्यूमेरिक लेता है
that time it sets the data as a left align. आपने देखा होगा पूर्वी का नाम यहाँ पे लिखा है तो लेफ्ट अलाइन हो गया, क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, रेट लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, तो दैट इज ऑलवेज राइट अलाइन. सो इट सेट्स, और कौन से, सेल के लेफ्ट में, सेल के राइट में, सेल के सेंटर में. लेकिन सेंटर में हम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मन से नहीं करता है एक्सेल. एक्सेल को जो बता गया है वो ही करेगा. ठीक है, तो character type data is always left aligned and number type data is always right aligned. And third data is a formula. अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, multiplied by 10, enter is a confirmation, तो क्या होगा, it treat as a नंबर्स, क्योंकि 0 to 9 में जो भी आप, और वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, आइडेंटिफाई करता है इस सेल के फोर्थ लोकेशन पे जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वो आइडेंटिफाई करता है कि विदर दिस इज अल्फा न्यूमेरिक और फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेल में क्या डाल दिया है, 1 डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ए नंबर. अगर इसमें ABCDEFG Z तक के है तो इट इज ए कैरेक्टर. और अगर यहाँ पे मैं सिंबल डाल दूं इक्वल टू सिंबल, दिस इक्वल टू सिंबल टेल द सिस्टम दैट दिस इज एन फॉर्मूला, है ना. तो अब मैं अगर एंटर करती हूँ तो आपको आंसर मिल जाता. ठीक है, इन सेकंड केस ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई द सेम थिंग, इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, तुम्हारा आंसर आ गया. अब हर बार मैं ऐसे करूंगी क्या, नहीं, क्योंकि मुझे मैन्युअली ये चीजें नहीं करनी है, मुझे कंप्यूटराइज ये चीजें करनी है. तो मैं क्या करूंगी, वंस आई इंसर्ट द फॉर्मूला, मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज डाले हैं वो फॉर्मूला पैटर्न में नहीं है कि नहीं. मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो मैं अगर एक एक वैल्यू डालूंगी तो ये वैल्यूज अलग है, ये वैल्यूज अलग है, ये वैल्यूज, हर सेल के, हर कॉलम के, हर डेटा के वैल्यूज अलग अलग है. तो मुझे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को इस तरह से इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज करते रहूं. तो इसीलिए हमने जो कंसेप्ट लिया है कि यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे, और नाउ एट दिस मोमेंट वी आर यूजिंग द सेल एड्रेसेस, we are not taking the सेल वैल्यूज डायरेक्टली. ये इसको क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेल में की वैल्यू है 1010, ये दो वैल्यूज है, लेकिन हम वैल्यूज लेके अगर फॉर्मूला बनाने का ट्राई करेंगे तो हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सेल में वैल्यूज सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी. हर चीज के रेट अलग अलग हो गए, हर चीज के प्रोडक्ट अलग हो गए, हर चीज की क्वांटिटी परचेस अलग होगी, है कि नहीं. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द वैल्यू, वी आर टेकिंग द एड्रेस ऑफ दैट सेल. इस सेल का एड्रेस क्या है वो ले लीजिए, इस सेल का एड्रेस के लिए वो लीजिए, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला. अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल टू, अब मैं बोलूंगी ये जो क्वांटिटी परचेस है इसका एड्रेस क्या मिल गया मुझे, D2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एड्रेस क्या है, E2. सो D2 मल्टीप्लाइड बाय E2, ऐसे मैंने कर दिया. एंड नाउ एंटर इज अ कंफर्मेशन ऑफ माय डेटा एंट्री. मेरा फॉर्मूला डाल के हो गया है, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेल ने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज एन फॉर्मूला एंड इट हैज टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम D2 एंड E2. और उसको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमने बीच में स्टार लगा दिया. स्टार का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस स्टार म्हणजे मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश यानी डिवीजन. तो इस तरह से आप अपना खुद का फॉर्मूला भी यहाँ पे बना सकते. अब देखिए, अब हमने एक बार यहाँ पे डाल दिया तो मुझे सेकंड टाइम डालने की जरूरत नहीं है. आई हैव टू जस्ट ड्रैग द फॉर्मूला एंड टेक द आंसर, है कि नहीं. एक्सेल क्या करता है, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट. एक्सेल इमीडिएटली इंक्रीमेंट द सेल एड्रेसेस. क्या कर रहा है वो, इट इंक्रीमेंट द सेल एड्रेसेस. मैंने यहाँ पे इसको D2 एंड E2 कहा था, नाउ इट बिकम्स D3 एंड E3, D4 एंड E4. ऑटोमेटिकली
इमीडिएटली एंड उसका आंसर भी उसने दे दिया है। समझ गए? और इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल के एड्रेसेस का यूज करते हैं। एक बार आपने इस एड्रेसेस को समझ लिया कैसे यूज करना है, तो आप आगे पूरे वैल्यूज को ना लेते हुए एड्रेसेस का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए आप लोगों को? हाँ, आगे चलेंगे। हाँ, Yes. किसी को डाउट नहीं है ना कुछ इसमें? No, ma'am. अब देखिए, अब क्या करना है, ये कंसेप्ट आपको आ गया। अब मैं इस एग्जाम्पल को ज्यादा नहीं खींचूंगी, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। चलो, अब मुझे क्या करना है, नाउ यू आर द रिसर्चर्स। क्या है, आप लोग रिसर्चर्स है ना? अब ये रिसर्चर्स के जो काम होते हैं वो हमको करने हैं। रिसर्चर्स के क्या काम होते हैं? इंसर्ट द डेटा इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। कौन सा डेटा? जिसके बेसिस पे हमको एनालिसिस करना है। जिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी हैव टू एनालाइज द एंटायर सिस्टम। उसका रिजल्ट निकालना है और उस रिजल्ट के बेसिस पे हमको हमारा कंक्लूजन डिक्लेयर करना है कि हमने जो रिसर्च वर्क किया है उसका ये कंक्लूजन है कि नहीं? तो ये रिसर्च करते समय हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेज। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे वेज है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते रहते हैं। उसमें से सबसे बेस्ट वे है आपका सर्वे करना। सर्वे सिंपलेस्ट एंड बेस्ट क्या होता है, सर्वे का ऑप्शन होता है। तो आप इंटरव्यू लेके भी डेटा ले सकते हो, नेट से भी ले सकते हो, किसी बुक से भी ले सकते हो, लेकिन अगर हमारा खुद का रिसर्च वर्क है तो हमने कुछ सर्वे करना चाहिए। और सर्वे के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द टेबल। अब जब हम किसी क्वेश्चन है उसको बनाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके रिलेटेड उसके चार चार पांच जैसे आपको देने हैं, आपके क्वेश्चन सेट के हिसाब से आपको सारी चीजें करनी है। सबसे सिंपल वाला अगर है तो उसके लिए हम 4 या 5 ऑप्शंस देते हैं। करेक्ट आंसर यूजर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके क्लास में इस पर्टिकुलर डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू द टेबल, क्योंकि ये कैसे होता है, ये एक फॉर्म होता है। जो फॉर्म हम डिजाइन करेंगे फॉर सर्वे पर्पस, उस फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना है इनटू द टेबल। अब टेबल में भी कैसे होता है, सिंगल डायमेंशनल टेबल, 2 डायमेंशनल टेबल या मल्टी डायमेंशनल टेबल। किस तरह से हमको हमारा डेटा हमारे टेबल में इंसर्ट करना है, दैट यू हैव टू थिंक। उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप आपके गाइड से भी पूछ सकते हो, और गाइड से पूछने के बाद, गाइड से डिस्कस करने के बाद देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द टेबल। और फिर उसकी डेटा एंट्री हमको हमारे शीट में करनी होती है। ठीक है, सो दैट वी कैन एनालाइज इट। अब देखिए, अब ये करते समय भी आपको क्या सोचना है कि उस डेटा को कन्वर्ट कैसे करूंगी, मुझे क्या एनालिसिस करना है, मुझे कौन से टेस्ट लगाने हैं, मुझे फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, मेरा आंसर कैसे आना चाहिए। ये अगर आपको पता चले तो आप उसकी डेटा एंट्री अच्छे से कर सकते हो, आप उसको टेबल में अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हो गई आपके खुद के रिसर्च रिलेटेड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको 25 या 50 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर कौन है। अच्छा, मैं पूरा क्वेश्चन ही बना दूं क्या? हु इज द डायरेक्टर ऑफ, या फिर सिंपली हम ऐसे ही करते हैं,
डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, और इसके 4 ऑप्शंस हैं, शर्मा मैडम, प्रीति मैडम, व्यवहारे मैडम एंड देठे सर। ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको डेटा एनालिसिस किसने पढ़ाया। ठीक है, इसमें मेरा नाम है व्यवहारे मैडम, शर्मा मैडम, प्रीति मैडम और लिंगे सर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपको आरएम किसने पढ़ाया। आरएम पढ़ाते समय लिंगे सर, व्यवहारे मैडम, हिरवाड़े मैडम एंड देठे सर। ऐसे मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर लिखते जाना है। ये 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अगर 2 है तो 2, तो किसी को लगा प्रीति मैडम ने तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे डेटा एनालिसिस किसने पढ़ाया, शर्मा मैडम ने, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे आरएम किसने पढ़ाया, हिरवाड़े मैडम ने पढ़ाया, तो 3 लिखेंगे। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखे जाएंगे। और ये आपका हो गया क्वेश्चन सेट, ये इसे मैंने फॉर्म बना दिया है आपके लिए। और जो हमारा है 50 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, और आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अभी क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 50 ही है। ठीक है, तो 50 पार्टिसिपेंट्स एंड 50 क्वेश्चंस, ऐसा पूरा सेट मेरे पास अभी आ गया है सपोज। ठीक है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू द टेबल। तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। आप लोग सुन रहे हो मैंने क्या कहा है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो आपका लॉजिक मुझे चाहिए कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस टेबल, दिस फॉर्म इनटू टेबल। आप समझ रहे हो, दिस इज ए सिंगल फॉर्म। ऐसे इसके सपोज जस्ट इमेजिन कि इसके 50 क्वेश्चंस है यहाँ पे, 250। मैडम हम कॉलम Madam, you can go to हाँ, insert. मैडम कॉलम ए में पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, हाँ, उसके बाद में बी में हम सब पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखेंगे 50, और हाँ, सी से हम जो क्वेश्चंस है हमारे 50, तो हम हाँ, 1 to 50 क्वेश्चन को हम नंबर्स दे देंगे, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन के तो नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे पास शीट ऑलरेडी रेडी है ना, हाँ, तो हम उसको नंबर्स दे देंगे 1 to 50। और फिर पार्टिसिपेंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या रिस्पॉन्स है, सेकंड के लिए क्या है, ये हम उसमें लिखते जाएंगे, वैसे ही सेकंड का, थर्ड का। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हम क्वेश्चंस के 1 है ना, 2 ये 3 आंसर 4। लिखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 का इसने 2 लिखा था। हाँ, ओके। नहीं मैम, मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे यहाँ पर हमने नेम ऑफ पार्टिसिपेंट लिखे, और नेम के साइड वाला जो रो है उसमें हम हाँ, लोग हाँ, जो हम ऊपर में पूरे क्वेश्चंस के नंबर डाल देंगे 1 to 50 तक। अच्छा ऊपर में, हाँ, 1 to 50 तक नंबर डाल देंगे। फिर ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया वो उसके सामने, सेकंड का क्या दिया उसके सामने। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और कोई, आपका नाम क्या है मैडम। पपीता बागड़े। कविता बागड़े, आपने लेक्चर सुना था मेरा पहले। नहीं मैम, मेरा फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। अच्छा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और कोई, मुझे नया लॉजिक चाहिए। और रिसर्चर्स को अपना दिमाग दौड़ाना है, आपके खुद के जो रिसर्च वर्क है, आपके खुद के जो क्वेश्चंस है, उनको भी आपको सेट करवाना है। तो इसलिए मुझे आपके
थॉट्स चाहिए, आपके आइडियाज चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, आपको सोचने के लिए मजबूर करना है मुझे। आंसर तो मैं बता दूंगी। We have to make a frequency table or just हम्म। these? उमा, हाँ बोली। Frequency table बनाना है या सिर्फ डेटा एंटर करना है? हाँ तो डेटा एंटर करेंगे तो कैसे एंटर करेंगे ना, कैसे करेंगे? Column headings will be question 1, question 2, question 3 and first column सिर्फ छोड़ के first column में name of जो भी दे रहा है सवालों के जवाब, इंटरव्यू और जो भी होगा, और फिर उसका रिस्पांस नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट इसका सारे क्वेश्चन का रिस्पांस विल बी इन द फर्स्ट रो, देन सेकंड का सेकंड रो, ऐसे करेंगे। ठीक है, गुड। और कोई? हम इवन वी कैन डू कि जो फॉर्म्स है, लाइक जो क्वेश्चनर्स है, उनको हम नंबरिंग देंगे। लाइक पार्टिसिपेंट 1 के फॉर्म को 1 नंबर, सेकंड के फॉर्म को सेकंड नंबर, वो नंबरिंग देंगे। एंड हम नेम ना एंटर करते हुए डायरेक्ट वो नंबर्स एंटर करेंगे। एंड कि फर्स्ट नंबर ने ये इस हिसाब से आंसर किए हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है नेम एंटर करने की। नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम उसके एंटर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? और कोई? Madam, we need to write a question and the responses what we get from the respondents. On the left hand side, we can write the question name and the answer what we get from the respondents on the right side, and On then the we right can so we can multiply by this thing, the number of respondents as well as the answer what we get. But So that how will come can we, okay. But how can we apply formulas on that? है कि नहीं? We have to apply globally formula on that. So we can give the coding to the answers in that case. We can give number 1 for say Miss Sharma, number 2 for Miss Preeti. Like that, we can give the code. Here also we are giving the numbers. These are the option numbers. Yeah. Not for the person, because see here I am giving you the simple questions like name of the name that all of you know, the madam and the sir that you know. लेकिन जब हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें तो ऐसे कुछ कॉमन चीजें नहीं होगी ना, उसमें तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा। Yes. है कि नहीं? तो उसमें हम कॉमन चीजें यानी नेम्स को, प्रोडक्ट्स को या किसी चीज को हम ऐसे कॉमन करके लेंगे। ऐसी चीजें अगर आपके एप्लीकेशंस में है, आपके फॉर्म में है, तो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर नहीं है तो आपको दूसरी वे सोचना पड़ेगा, अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा कुछ, राइट? ठीक है, ओके, गुड। और कोई? एक सिंगल पर्सन का लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ क्या करेंगे। ठीक है, ओके। हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज गिवन इन द ईच एंड एवरी फॉर्म। ये पहले वाला पर्सन का फॉर्म है, ठीक है? ऐसे 50 फॉर्म्स मेरे पास है और हर पर्सन के 50 आंसर्स है मेरे पास। देखिए इसमें जो कॉमन चीजें है इसको फिल्टर कैसे करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 ये चीज कॉमन है सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 50 क्वेश्चन ये कॉमन चीज है। फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी कॉमन है, यानी डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, ये जो क्वेश्चन पहले नंबर पे पूछा गया है ये सबको सेम ही है, तो उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, यानी क्वेश्चन स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिए गए ऑप्शन जो है वो भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास है। एक ही फॉर्म सब लोगों को दे रहे। हम जब क्वेश्चन करते हैं तब क्या होता है,
क्वेश्चन आंसर में ये एक चीज कॉमन होती है कि क्वेश्चन नंबर्स एंड उसके ऑप्शंस ये सबके लिए सेम होते हैं, राइट। तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो सीरियल नंबर लिखेंगे या रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पे। एंड ये जो नेम वाला कॉलम है इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखिए ये रोल नंबर 1 यानी ये जो पहला वाला फॉर्म है ये रोल नंबर 1 ने लिया हुआ है। अब इस पर्सन ने क्या क्या आंसर दिए हैं दैट ओनली हैव टू से। तो मैं क्या करूंगी, इसने जो दिए गए क्वेश्चंस के आंसर है वो आंसर में आई एम गोइंग टू गेट द एंटर, है ना। तो मैं क्या करूंगी, आंसर नंबर 1, देन आंसर नंबर 2, then answer number 3, then answer number 4, then answer number 5। अब देखो कभी भी आप जब 50/50 का ले रहे हो मैट्रिक्स आपका, या 500/500 का ले रहे हो, या 5000/5000 का ले रहे हो, कुछ भी आपका हो, 5000/50 का मैट्रिक्स हो, यानी 50 क्वेश्चन है और 5000 आपका टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो आप इतनी सारी एंट्रीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सैंपल डेटा लेंगे और उस डेटा के बेसिस पे प्रायर स्टडी करेंगे, ठीक है। उस 5 नंबर पे, जैसे 25 नंबर्स का हमारा क्वेश्चंस है और 25 स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट्स और 5 आंसर्स, ऐसे ही हम डेटा एंट्री करेंगे। और उसके बाद वो अगर सब करेक्ट आ रहा है तो फिर नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है और 50 या 50 क्वेश्चन है और 50 स्टूडेंट्स है, उन सब की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो प्रायर स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा ही सैंपल ले रहे हैं, तो आंसर 5 इतने ही हम ले रहे हैं सपोज, ठीक है। अब देखिए रोल नंबर 1, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आंसर्स आते हैं ना, इसके तरफ ध्यान देने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, नाम ले लेती हूँ आप लोगों के। तो प्लीज आप एक एक नाम बताइए मुझे, आप में से किसी का नाम बताइए। अभी कौन बात कर रहे थे, सबसे पहले किसने बताया था आंसर, उनका नाम क्या था मैडम का? पपीता मैडम। हाँ, पपीता। पपीता, बबीता की पपीता ग, काय नाव आहे काय कळत नाही मला तुझं? पपीता, PAPITA। पपीता, ठीक है। पपीता ने आंसर्स दिए हैं, उसको कहा, उसको पूछा कि डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कौन है, तो उसने कहा 3 डेट है सर। फिर डेटा एनालिसिस किसने पढ़ाया, तो उसने कहा मैडम वेवारे मैडम ने, तो 1। फिर उसको कहा क्वेश्चन नंबर 3 RM किसने पढ़ाया, तो फिर कौन, लिंगे सर 1। फिर और उसको क्वेश्चन पूछे 1 and 1 उसका आंसर, तो इसने ये आंसर दे दिए पपीता ने। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पर्सन है, मैंने इसको पलटा दिया, फिर दूसरा फॉर्म मेरे पास आ गया, इस पेपर को रख दिया मैंने बाजू में, फिर दूसरे नंबर के लिए, दूसरे नंबर में किसने आंसर दिया था, नाम बताइए, या किसी का भी नाम बताइए। उमा था शायद, एक उमा है ना, उमा को पूछा तो उमा ने कहा 2 3 4 1 1, कुछ ये नहीं है, बस हम ऐसे ही कर रहे 3। और कौन बात कर रहे थे अभी, सर थे कोई, गिरीश, क्या नाम है आपका? गिरीश, गिरीश, गिरीश। गिरीश, गिरीश ने आंसर दिए थे कि डायरेक्टर कौन है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है। जो भी आंसर्स थे वो गिरीश ने आंसर दिए थे। और बताइए, और 5 लोगों का लेते हैं 4 नंबर, और एक आध नाम बताइए। अभय, अभय शेंडे आहे का? हाँ। अभयला बोलायचंच नाही, बघायचंच नाही, आहे आहे मॅडम आहे आहे का? हो हाँ, हो मतलब का अभय, हम्म. अभय शेंडे आहेत ना, ठीक आहे हो चला, आहे बरोबर मॅडम. आहे ना, चला 2 1 3 4 2 असे यांनी आन्सर दिले। आन्सरचं काय टेन्शन घेऊ नका, आपण रिव्हॅल्युएशन मध्ये टाकू आणि पास करून टाकू। 5वं आणखीन एखादं नाव सांगा। देवीदास। देवीदास, व्हेरी गुड, देवीदास। देवीदास यांना विचारलं, त्याने सांगितलं 2 3 4 1 2 असे आन्सर्स दिले यांनी, ठीक आहे। आता हे आंसर्स की एंट्री असं करून आपण काय केलेलं आहे, 50% की एंट्री हमने कर दी है
जस्ट इमेजिन, और 50 यहाँ पे हो गए। ऐसे हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन प्रायर स्टडी के लिए हमने क्या किया, 5 ही लोगों के एंट्री कर दिए हैं और 5 ही आंसर्स की एंट्री की है। सभी आंसर्स की एंट्री नहीं की है, क्योंकि हमको देखना है कि हम जो कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है तो फिर हम बिंदास आगे की एंट्री करते जाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सेट है, इसको मैं हटा देती हूँ अभी यहाँ से, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर में, ठीक है। अगेन आई एम इन द शीट, फर्स्ट शीट। देखो अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू चेक द आंसर्स, है कि नहीं। पपीता ने जो आंसर्स दिए हैं, देवीदास जी ने जो आंसर्स दिए हैं, ये सारे आंसर्स करेक्ट है कि नहीं है। वी हैव टू चेक दैट आंसर एंड चेक करके उसके बाद का मेरा काम क्या होगा, उसके रिलेटेड मार्क्स भी मुझे देने हैं। मार्क्स देने के बाद उनका रिजल्ट भी मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इनकी आंसर की, क्योंकि हम कहाँ से चेक करेंगे इन आंसर्स को, आंसर की से चेक करेंगे। सो वी हैव टू स्टोर दैट आंसर की समवेयर इन द शीट। इस शीट में, इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में आप कहीं पे भी आपके आंसर की स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको इमीडिएटली चेक कर सके। आप उसके रिलेटेड चेकिंग के लिए कुछ फॉर्मूलाज बना सके, ठीक है ना, या कुछ ऐसी चीज जहां से आपको चेक करने में दिक्कत ना हो। एक बार आप उसको चेक कर ले, बाद में उसको सिंपली कॉपी कर देंगे तो आपका सारा डेटा एक साथ ही चेक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके आंसर की यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, ऊपर में। अब आंसर की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर की है। ये आंसर नंबर 1 इन्होंने दिए हुए है ना, पपीता ने, उमा ने, गिरीश ने, अभय ने, देवीदास ने, ये आंसर नंबर 1 दिए हुए है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 1 है। आपल्या तर याच्यामध्ये काय होतं आन्सर, जाऊ दे ना, याला काही करायचं नाही आपल्याला, कोणी असू दे, पण आपला आन्सर तिथला 1 आहे, हे 2 आहे, हे 3 आहे, हे 4 आहे आणि हे 1 आहे। समजा ही माझी की आहे, आन्सर की आहे। मी एकदम सिंपल घेते आहे की फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, फोर्थ का फोर्थ है और फिफ्थ का 1 है फिक्स, ठीक है। ऐसे मैंने ये आंसर की यहाँ पे इंटर कर दी है। अब देखिए, अब मुझे क्या चेक करना है, ये पपीता के दिए हुए आंसर और ये आंसर की, ये दोनों चीजें मुझे चेक करनी है, ठीक है। ये आंसर और ये आंसर अगर एक जैसे है तो ये क्या हो गया, आंसर करेक्ट हो गया। एंड करेक्ट अगर है तो उसको कितना मार्क्स देना है, 1 मार्क्स देना है। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको क्या देना है, 0 मार्क्स। अब ये चीज को भी मुझे क्या करना है, कहीं तो भी स्टोर करके रख देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसी लाइन में इसको चलने देते हैं। यहाँ पे अब इसको मिल रहे हैं मार्क्स 1, ठीक है, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5। 5 क्वेश्चन के आंसर चेक करने के बाद यहाँ पे उसके मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये 2 वैल्यू चेक करने के बाद इसका आंसर कहाँ पे आना चाहिए, तो मार्क्स 1 में आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या आपको, ठीक है। तो आई हैव टू पुट द कर्सर एट M4, एग्जैक्टली M1 जहाँ पे लिखा है मैंने, उसके नीचे मुझे उसको, उस सेल को एक्टिव करना है। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरा आंसर जाने वाला है, ठीक है। और मुझे चेक क्या करना है, ये 2 वैल्यूज को चेक करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ये अगर दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मार्क आ जाएगा। अगर नहीं है तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। अब इसके लिए हमको एक फॉर्मूला डालना है, इफ वाला। फॉर्मूला शुड स्टार्ट्स विथ इक्वल टू सिंबल। तो मैंने कर दिया पहले इक्वल टू, फिर मैंने लिख दिया इफ, फिर मैंने स्टार्ट कर दी ब्रैकेट, इफ यानी अगर, अगर द वैल्यू एट दिस लोकेशन इज यानी C2 इज इक्वल्स टू C4, अगर C2 की और C4 की वैल्यू इक्वल टू है तो उसको 1 मार्क दे दो, नहीं तो इसको 0 मार्क्स दे दो। एंड
ब्रैकेट कंप्लीट, और आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? कंफर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री, एंटर प्रेस नहीं करेंगे। हाँ की प्रेस करेंगे तब आएगा। एंटर इज ए कंफर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री। तो मेरा आंसर आ गया। इसको कितने मिल गए? पपीता ने गलत आंसर दिया तो इसको 0 मार्क्स मिल गए। पपीता ने अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो क्या होता? मिल गया क्या? एक मार्क्स मिल गया? मिल गया। ठीक Yes, है। ma'am. अब इसी तरह से मुझे क्या करना है? सबके वैल्यू चेक करने हैं। तो देर इज नो नीड टू एंटर अगेन एंड अगेन द सेम फॉर्मूला। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रैग द फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया और सारे आंसर्स मेरे आ गए। करेक्ट है क्या? देखो तो यस मैम, करेक्ट है। करेक्ट है ना? वेरी गुड। अभय है मैम का? गलत अभय, है। अभय हो अभय हो और देवीदास दोनों नाही अभय. Yes, ma'am. अभयला म्हटलं आहे का? अभय, अभय तू पास झाला रे बेटा. कोण आहे? छोटा मुलगा आहे की मोठा आहे माहिती नाही मला. मी माझ्यापेक्षा छोटाच समजेल आजच्या दिवसाला. अभय, मार्क मिळाले अभयला. अभय Yes, ने yes, दिया गया madam. आंसर करेक्ट है क्या? नो मैम। नहीं है मैडम। किसने कहा नो मैम? अभय तो कुछ बोल नहीं रहे. मैडम बोल रहा हूँ ना। हाँ तो फिर आप तो पास हो गए. वो रॉन्ग है फिर भी मार्क्स मिल खुश, गए। आपको खुश होना चाहिए ना. पास हो गया आप, मार्क्स मिल गया आपको 1 मार्क्स. आपने आंसर करेक्ट दिया था क्या? फिर आपको मार्क्स मिला नहीं, कैसे? आंसर तो आप ही ने पुटअप किया था मैडम। है ना? तो जो हाँ. दिया था मैंने, जो जो आपने बोला था वही मैंने किया है. सपोज जस्ट मिनट. Yes. हाँ, ये कोई हाँ. डोंट गेट इट पर्सनल एंड डोंट गेट सीरियस. Yes, इट मैडम. जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस है ना. आपको समझाने yes, के लिए किया है मैंने ये, कि yes, अगर मैडम. आपका आंसर यहाँ पे गलत है फिर भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या हो गया? फिर कंप्यूटर गलत है कि नहीं, फॉर्मूला कंप्यूटर गलत गलत है नहीं, कि हम फार्मूला सही गलत है है? मैडम। फार्मूला फॉर्मूला सही है सही मैडम। है, हम भी सही है. कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता कभी भी, है ना? हाँ. कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं हो सकता. ये कंप्यूटर को गलत हम क्या करते हैं? हमारी गलती कंप्यूटर के ऊपर थोप देते हैं. कंप्यूटर मैम. गलत है. गार्बेज कंप्यूटर इन गार्बेज आउट है। जैसे कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन देते वैसा ही वो देता है. हाँ वो तो बराबर है आपका, करेक्ट है. लेकिन ये चीज क्या है, हमको भी पता नहीं है कि हमने जो दिया है वो गार्बेज है क्या. वी डोंट नो, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उतना ही हम कर रहे हैं ना अभी. जब हम Yes. और आगे का पढ़ेंगे तब हम भी परफेक्ट देंगे. तो जैसे इनपुट देंगे तो गार्बेज इन नहीं होगा ना, करेक्ट इन होगा. ओके नहीं? तो देखिए, मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको परफेक्ट आंसर लेना है. आपको ये जो प्रायर स्टडी हम कर रहे हैं 5 बाय 5 का आंसर, वो किस लिए कर रहे हैं और आपके नाम क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो एंट्रीज हो रही है, किसी के नाम अगर नहीं रहते ना तो हम ध्यान भी नाही देते. झाला तर झाला, पास मिळाले ते मिळाले मार्क, आपल्याला काय करायचं. आता अभयला मिळाले ते बाकीच्यांना लगेच लक्षात आलं की अभयला कसे मार्क मिळाले. अभयला वाटलं आपल्याला मिळालेले आहेत आपण चूप राहा, कशाला शून्य करून घ्यायचे स्वतःचे मार्क. तर असं आपण स्वतःची नावं असली की त्याच्यामध्ये बघतो, है ना, सीरियसली बघतो. दुसऱ्यांचंही बघतो, अरे इनको अच्छे उमा को कैसे क्या मिल गया 0 मार्क्स, वो तो कुछ नहीं बोल रही बेचारी, क्योंकि उसका गलत है और उसको सही आंसर मिला है. लेकिन अभय को गलत होने के बाद भी सही मिला है. तो इसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट ये जो एक्सेल है, मैं हर बार बोलती हूँ कि एक्सेल इज वेरी स्मार्ट. क्यों स्मार्ट है? क्योंकि एक्सेल क्या करता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जब भी, कि जब हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, उसको ड्रैग करते हैं, तो इमीडिएटली वो उसको क्या कर देता है? इंक्रीमेंट कर देता है. इट इंक्रीमेंट्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. तो यहाँ पे हमने C2 लिखा था, यहाँ पे C3 C5 हो गया, यहाँ पे C4 C6 हो गया, यहाँ पे C5 C7 हो गया, यहाँ पे C6 C8 हो गया. और देखिए जो हम चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं? ये C2 की वैल्यू और ये C4 की वैल्यू, ये दोनों सेम है क्या? तो 1 मार्क मिल गया. फिर ये C5 की वैल्यू और C1 की वैल्यू ये सेम है क्या?
नहीं है तो 0 मार्क्स मिल गए। ठीक है, फिर गिरीश की वैल्यू ये 1 और ये 1, ये भी सही था, इनको 1 मार्क मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया देखो तो, ये जो गिरीश के मार्क्स है ना, ये भी गलत है। ये गिरीश को यहाँ पे C4 और C6 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि इनके जो C6 वैल्यू है ये C4 के वैल्यू से कंपेयर हो रही है। और अगर C4 पे 1 नहीं होता तो इनको 1 मार्क नहीं मिलता है कि नहीं। ये देखो, ये पपीता ने जो आंसर दिया है ये अगर 2 है तो इनके मार्क्स क्या होते, देखो इनके मार्क्स मिल जाएंगे क्या, गिरीश को 0 हो गए इमीडिएटली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, C4 और C6 इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक हो रहा था, जो गलत है। फिर अभय के साथ भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, C5 एंड C7। ये अभय की वैल्यू क्या है C7 पे है। ये देखो ये C7 की वैल्यू है और कंपेयर किसके साथ हो रही है वैल्यू, C5 के साथ हो रही है। C5 यहाँ पे 2 है। एक्चुअली देखा जाए तो आंसर 1 है और ये 2 है, अभय की वैल्यू 2 है और ये उमा ने दी है आंसर की वैल्यू भी 2 है, इसलिए इनको 1 मार्क्स मिल जाए। यानी हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत हो रहा है ना। हमको कंप्यूटराइज सिस्टम करते समय इस बात का ध्यान देना है कि हम जो वैल्यूज डाल रहे हैं, हमने जो फॉर्मूला डाला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब हम उसको कॉपी करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उस समय भी वो फॉर्मूला सही है क्या, जो मेरा कंपैरिजन मैं चाहती हूँ वो ही वहां पे आ रहा है क्या, दैट यू हैव टू चेक। और अगर वहां पे आप उसको स्किप कर देते हो तो पूरा थीसिस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरा एनालिसिस आपका गलत हो जाएगा। और आपने जो स्टैटिस्टिक्स निकाला है उसके ऊपर में आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो भी गलत हो जाएगा। फिर कंप्यूटर पे दोष देना जरूरी है क्या, नहीं है, क्योंकि गलती कहाँ पे है, हमारी है। हमने जो कंपैरिजन करवाया है वो गलत हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करें, हमको कंपेयर क्या करना है, एवरी टाइम I have to compare all these results with a single value which is a answer key. इन सब वैल्यू का कंपैरिजन मेरा ये C2 के वैल्यू से ही होना चाहिए। एवरी टाइम C4 भी किससे कंपेयर होना चाहिए, C2 से, C5 भी C2 से, C6 भी C2 से, C7 भी C2 से, C8 भी C2 से। The meaning is that this value should be fixed. मेरी ये C2 की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए थ्रू आउट द कंपैरिजन। और उसके लिए हम कर सकते हैं उसको एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमको क्या करना है, insert the formula we have to make this value as a absolute value। तो उसके लिए हम करते हैं इसको $C$2 equal to C4, (1, 0। इसका मीनिंग है C2 की वैल्यू C4 के साथ कंपेयर करो, अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ट्रू एग्जीक्यूशन में उसको 1 मार्क्स दो, नहीं तो कॉमा के बाद में फॉल्स एग्जीक्यूशन में उसको 0 मार्क्स दो। अब देखिए, अभी आ गए इनके 0 मार्क्स। अब इसको हम नीचे तक के ड्रैग करेंगे। अब देखो, अब किसके मार्क्स 0 आ गए और किसके मार्क्स सही आ गए। आता कोण पास झालं, आता चेक करा। गिरीश सर. गिरीश गिरीश सर, का बरं गिरीश सरच झाले, कारण की गिरीश Formula. सरांनी फक्त 1 लिहिलेलं आहे, बाकीच्या सगळ्यांचे आन्सर्स काय आहे, 2 2 2 2 आहे, है की नाही। आणि आन्सर की आहे, ऍक्च्युअली आन्सर की काय आहे, 1च आहे, म्हणून त्यांना 1 मार्क मिळाला। आता समजा आपण पपिताचे मार्क बदलवले तर काय होईल, पपिताने म्हटलं तर 1, जसं मी एंटर करते ते लगेच पपिताला 1 मार्क, उमाने म्हटलं तर 1, लगेच उमाला 1 मार्क, अभयने म्हटलं तर 1, अभयला पण 1 मार्क, देवीदासने म्हटलं तर 1, त्यांना पण 1 मार्क। आलं का सगळ्यांचे आन्सर करेक्ट, यस Yes, ma'am.
है ना। मैम तो हमको ये मैं भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिजल्ट्स कम ज्यादा दिखाने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फोर्स वाला कंपैरिजन। अब 5 मार्क्स को 5 लोगों का डेटा एक बार कंफर्म देख लिया हमने। अब हमारे कितने भी 50 रहे या 100 रहे, हम उसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे फॉर्मूला, और कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट ही है, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉन्फिडेंटली। चलो अब हमको क्या करना है, सेकंड आंसर सेकंड की के साथ में। नाउ दिस टाइम दिस d2 शुड बी फिक्स वैल्यू एंड ऑल दिस वैल्यू शुड बी चेंज। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू इफ जर d2, आता d2 मला कसा हवाय, ऍब्सोल्यूट पाहिजे। मग काय करावं लागेल, $d डॉलर साइन करना पड़ेगा। 2 is equals to d4 comma 1 comma 0 ब्रॅकेट कंप्लीट एंटर। करू खालपर्यंत कॉपी। देखिए देखिए अब ये आंसर भी करेक्ट है क्या, गिरीश सरांचंच आन्सर करेक्ट आहे, बाकी सगळे चूक आहेत, है ना। चला आता तिसरा फॉर्म्युला सांगा बरं तुम्ही मला। थर्ड फॉर्म्युला काय येईल सांगा आता। इक्वल्स टू Equal to And bracket equal if if bracket dollar e dollar e dollar e डॉलर dollar dollar two डॉलर टू equal to equal to e e e4 e4 comma comma 1 comma comma 0 0 ब्रैकेट कंप्लीट bracket एंटर enter एंटर। एंटर। ठीक है, चलो इसको भी कॉपी कर दिया। अरे सॉरी, देखिए अभी आपको फॉर्मूला आ गया है। दिस फॉर्मूला आई कैन ट्रैक हॉरिजॉन्टली, इसको मैं जैसे नीचे ले रही हूँ ना, तो मैं इसको इधर भी ले सकती हूँ, लेकिन इधर आने के बाद क्या होगा, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये अभी 5 ही हमारे एंट्रीज है, तो हम उसमें 5 बार फॉर्मूला डाल रहे हैं, लेकिन जब 50 होंगे तो हमको 50 बार फॉर्मूला लिखना बोर हो जाएगा। वही फॉर्मूला है कि नहीं, तो वी कैन ड्रैग दैट फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली। जैसे हम वर्टिकली ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल करने के बाद क्या होगा, ये E2 के साथ ही F4 का कंपैरिजन होगा। तो यू हैव टू मेक द चेंजेस ओवर हियर। यहाँ पे क्लिक करके हमको क्या करना है, इसको F2 कर देना है। ठीक है, F2 करेंगे तो तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा, और देन ड्रैग इट, आंसर आ गया। इसी को फिर से मैंने इधर ड्रैग कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, और एक कमांड मैं आपको बताने जा रही हूँ। F2 फंक्शन की जो होते हैं ना, ऊपर जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में 1 2 3 4 नंबर्स है, उसके ऊपर में और कीज है, F1 F2 F3 F4 F5। F12 तक है। हाँ, तो F2 जो की है वो तुम्हारा फॉर्मूला एडिटिंग के लिए यूज में आती है। सेल का कुछ भी एडिटिंग आपको करना है तो यू कैन प्रेस F2 की। मेरे इसमें अलग ही फंक्शन है, ये थोड़ा सा अलग वर्जन है। तो F2 की से क्या होता है, इट अलाउज यू टू एडिट इट, है ना। एडिट के लिए F2 की याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और एक एडिटिंग का टूल बताने वाली हूँ मैं इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अभी कौन सा कंपैरिजन करना है, G के साथ कंपेयर करना है। तो हियर आई मेक द चेंजेस, G2 इक्वल्स टू G4 कॉमा 1 कॉमा 0, इनको एक मार्क मिल गया, एंड देन ड्रैग द फॉर्मूला। समझने का फॉर्मूला, यस मैम। यस मैम। समझ गया। बस 2 ही नाम आ गया, आवाज आ गया, बहुत सारे आवाज आनी चाहिए। 25 लोग हैं, मैम समझता मैम। समजून राहिलं मॅडम. समजलं ना। पुढे जायचं का आता, चला गुड, व्हेरी गुड। हा, आता फॉर्म्युलाज आपण काय केले, एंटर केले आणि ड्रॅग पण केले व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली, बोथ वे वी कॅन ड्रॅग द फॉर्म्युला
लेकिन बी केयरफुल, जब भी हम उसको ड्रैग कर रहे हैं यू हैव टू चेक इट कि यहाँ पे आने के बाद उसके वैल्यूज तो फिक्स है या हमको जो चाहिए वो ही बराबर कॉलम है कि नहीं है। नहीं तो ड्रैग कर दिया और बिंदास बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है, चेक करना है हर बार में। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू मेक द टोटल मार्क्स और उसके बाद रिजल्ट। अब टोटल लेते समय क्या करना है कि मुझे ये जो मार्क्स है उनकी टोटल चाहिए, है ना। तो फॉर क्विक सम यहाँ पे एक समेशन का सिंबल आता है, उसको अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो समेशन इमीडिएटली हमारी होके आ जाए। ठीक है, फर्स्ट वे। सेकंड वे है कि हम यहाँ पे उसको फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, इक्वल टू सम में हमको देनी है रेंज, रेंज में हम दे रहे हैं I5 कोलन M5, यानी I5 से लेके M5 तक के जो भी वैल्यूज है उसकी सम कर दो। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे इक्वल टू एक सेल को भी ले सकते हैं, I5 प्लस J5 प्लस K5 प्लस L5 प्लस M5। अब ये मैंने क्यों बता दिया आपको, अभी ये जो सीरीज होती है एक साथ अगर हमारा डेटा है तो हम क्विकली क्या कर सकते हैं, समेशन का सिंबल डाल सकते हैं या हम सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं और इमीडिएटली डेटा ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे मेरे डेटा शीट में कुछ अलग अलग लोकेशंस पे वैल्यूज है, उन वैल्यूज की सम मुझे करना है, तो इन दैट केस हम उसका एड्रेस लेके भी उसकी सम कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये आपको एक एग्जांपल बता दिया कि L6 प्लस J6 प्लस K6 प्लस L6 प्लस M6, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और एक मजा दिखा रही हूँ मैं आपको, एक गंमत दाखवते तुम्हाला की जर समजा यहाँ पे मैंने समेशन का सिंबल डाल दिया, अब क्या हो रहा है देखो तो, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ मैम, उसने सभी कुछ Yes, ma'am. हाँ, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जब हम समेशन का सिंबल डाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब हमने समेशन का सिंबल यूज किया था तो हमको बराबर M1 से M5 तक के मार्क्स की टोटल मिल गई थी, जो हमारा सही था, करेक्ट था। लेकिन वो क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया गया, इसलिए वो हमारा पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर वो कॉलम हटा दिया जाए और अगर हम नहीं डाल रहे वो कॉलम और हम समेशन का सिंबल डालते हैं तो इस रेंज में जितने भी वैल्यूज है उन सब की सम हमको मिल जाती है, विच इज नॉट ए करेक्ट आंसर, है कि नहीं। 5 में से 12 मार्क्स किसी को मिल सकते हैं क्या? तो यूनिवर्सिटी के फ्रॉड से भी ज्यादा फ्रॉड हो जाए, है कि नहीं। तो हमको देखना है कि हम समेशन का सिंबल जब भी डालेंगे तब हमको कौन से वैल्यूज की सम करनी है और वो सम का सिंबल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस समय हम ये नहीं लेंगे और यहाँ से ये रेंज पूरी कॉपी कर देंगे सो दैट वी गेट द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा। Yes, ma'am, got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Okay, good. Now we have to डिस्प्ले द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, अगर मैं मेरे क्लास के लिए अभी आप लोगों के लिए ये लगा रही हूँ क्राइटेरिया कि 50% से ज्यादा मार्क्स है तो पास है, नहीं तो फेल है। अब परसेंटेज नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ कि टोटल मार्क्स अगर 3 से ज्यादा है या 2.5 से ज्यादा है तो पास है, नहीं तो फेल। ओके, मेरी टोटल कहाँ पे है? M वाले में है मैम, M में, लेकिन कहाँ पे है? M4 में, जहाँ पे हम 1 2 फॉर्मूला 3 डाल रहे हैं ना, M4. जहाँ पे हम, हाँ जहाँ पे हम हाँ, फॉर्मूला हाँ। डाल रहे हैं ना, उसी रेंज की रो कौन सी है वो देख रहे हैं। हम कौन से रो पे है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो ये वैल्यू कहाँ पे होगी? M4। कहीं तो फिर क्या करना है, एक बार देख लेना, यहाँ पे इसको निकाल देना है इसे, और यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है देख लेना, क्या है एड्रेस इसका? M4। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ
The value at M4 is greater than or equal to 2.5. इक्वल टू नहीं करते हैं, ग्रेटर देन ही करते हैं। ग्रेटर देन 2.5 तो क्या होगा? पास, फेल, अब जब हम नंबर्स डाल रहे हैं तब हमको कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम कैरेक्टर टाइप डेटा डाल रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज द डबल कोटेशन मार्क, है ना? डबल कोटेशन लेना है इसको। एंटर, ये हो गया फेल, और आगे इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये हो गए। अरे बाप रे, सगळे फेल झाले। गिरीश सरस पास झाले रे बाबा। पास है ना, हम्म, एक पास है, कोण कोण पास आहे? बाकी फेल। एकच पास आहे, मैम बाकी सिंगल तिघं एक फेल ही पास है, है ना? आता 4 जण रिव्हॅल्युएशन फेल है, टाका मैम। पेपर, हो की नाही? रिव्हॅल्युएशनला टाकावं लागेल पेपर, तरच तुम्हाला पास होता येईल। किस किस को डालना है रिव्हॅल्युएशन में? सभी को। पपीता, पपीता को डालना है क्या रिवॉल्यूशन में? डाल दिए पपीता ने, और फिर यहाँ पे पता चला कि इसने 2 लिखे थे, यहाँ पे इसने 3, 2 लिखने के बाद ये तो पास हो गई, 3 लिखने के बाद तो और पास हो गई। पपीता इज अगेन पास। ठीक है, 2 लोग पास है, 3 लोग फेल है, ये हमारा यहाँ का डेटा निकल चुका है। ठीक है, तो ये सब एंट्री करने के बाद फर्स्ट काम आपको करना है सेव द फाइल। सेव करने के लिए कमांड कौन सी है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस इज यूज टू सेव द फाइल, या और दूसरी कमांड है यहाँ पे जो सेव का सिंबल है, कंट्रोल एस, उससे भी आप सेव कर सकते हो, या फाइल सेव। फाइल सेव के बाद आपको क्या पूछा जाता है? नेम ऑफ योर फाइल, और कौन से लोकेशन पे उसको सेव करना है। तो मैं अभी यहाँ पे एक फोल्डर में सेव कर रही हूँ। देखो, इसका नाम लिख के आ गया बुक 1, है ना? क्योंकि ये क्या है? एक्सेल का वर्क बुक है ना? हमने देखा था ना वर्क बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे शीट्स होते हैं, इसलिए वर्क बुक कहते हैं। तो जब भी हम हमारी फाइल का नाम देते हैं तो दैट नेम शुड बी अ प्रॉपर नेम। कौन सी फाइल है, कौन सा डेटा है, कौन से ईयर का है, ऐसे अगर आप नाम देते हो तो आपकी फाइल आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढने में इजी होगी। प्री पीएचडी कोर्स वर्क, और आज की डेट कौन सी है? 22 अप्रैल 21। तो 22 अप्रैल को मैंने जो भी प्री पीएचडी कोर्स वर्क का काम किया था, उसका पूरा यहाँ पे डेटा उस नाम से स्टोर रहेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट कि मैंने डेटा एंट्री कर दी है, उसमें कैलकुलेशंस भी कर लिए हैं, और उसको मैंने सेव भी कर दिया है। ठीक है, इतना समझ लगा बेटा? जायचं पुढे? Yes, ma'am. हाँ, चलो। यस यस और थोड़े थोड़े कमेंट्स पढ़ते जाएंगे। देखो, जब भी हम ये डेटा बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? एकदम फर्स्ट A1 से लेके चालू कर देते हैं। अब हमको क्या करना है? इसको कुछ हेडिंग भी देना है। जब हम इसको प्रिंट लेंगे या किसी फाइल में स्टोर करके रखेंगे, ये किस चीज का डेटा है, कौन से कोर्स के लिए बनाया गया था, कौन सा ईयर था, कौन सा सेशन था, कौन सी डेट थी, ऐसे कुछ तो भी हेडिंग भी चाहिए उसको। तो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी कैन इंसर्ट द रोज इन दिस शीट। इंसर्ट रो, इंसर्ट रो। इसी तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी चाहिए हमको इंसर्ट कॉलम, तो इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। यहीं पे राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम या इंसर्ट कॉलम, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस जब करोगे तब करके देखते जाना। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे हेडिंग देना है। हेडिंग के लिए मैं इसको कैप्स लॉक कर रही हूँ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी, नीचे के कॉलम में दे रहे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, और नीचे के कॉलम में दे रहे हैं
प्री PhD कोर्स वर्क, April 2021 और ये है हमारी रिजल्ट शीट। ठीक है, अब ये हेडिंग अगर है तो हेडिंग जनरली हमारा क्या होता है, हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके सेंटर में होता है ना, तो ये अच्छा लगता है। तो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू क्लिक एट द फर्स्ट सेल, शिफ्ट का बटन दबा के रखिए और लास्ट जहां तक के हमको चाहिए वहां तक के उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन से मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, वो सारे कॉलम्स को मर्ज करके, सारे सेल्स को मर्ज करके उसके सेंटर में हमारा डेटा सेट कर देता है। अगेन आई क्लिक सेम वे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये पपीता मैडम आपका फुल नेम क्या है? पपीता बागड़े। हाँ बागड़े, बागडे PHUDE. नाही, मधलं पण नाव सांगा पॅरेंट्सचं किंवा यांचं. अभिमन्यू बागड़े. अभिमन्यू बागडे. ठीक आहे, आता बघा काय होतं की व्हेन वी इंसर्ट द फुल नेम, तो ये जो फुल नेम है ये इस सेल से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमारा डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया यहाँ, है ना। हाइड क्यों हो गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये चीज बहुत काम की है, बाय डिफॉल्ट द विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होती है, इसलिए उससे ज्यादा जो वैल्यूज है वो क्या हो गए, हाइड हो गए। तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, यू हैव टू जस्ट इंक्रीज द विड्थ ऑफ योर सेल और यू कैन डिक्रीज द विड्थ ऑफ द सेल। दोनों चीजें हम कर सकते हैं। सेल के हेडिंग पे जाना है और उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, बोथ पर्पस। और एक चीज ऐसी होती है कि मैंने इसको कम ज्यादा तो कर दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर एक ही नाम के लिए मुझे कुछ लोगों के नाम बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो वो नाम, मेरा भी खुद का नाम बहुत बड़ा है, मंजिरी व्यवहार, मंजिरी मुकेश व्यवहार, लिखते लिखते हमारे बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो ऐसे अगर है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर नेम के लिए बाकी नेम को हमको अननेसेसरी स्पेस देनी पड़ती है। और जब हम इसको प्रिंट करने जाते हैं तो ये जो इधर के 2-3 कॉलम्स है या सिंगल कॉलम है वो हमारा दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे समय में हमको क्या करना है, एक और फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है कि जितनी भी विड्थ हमको लेनी है उतनी ले लो आप आपके हिसाब से। और यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है, उसको रैप करो तो क्या करेगा, उसी सेल में उस पर्टिकुलर नेम को रैप कर देगा। तो इसको थोड़ा कम ज्यादा हम करके उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट बाकी के सेल्स की और बाकी की हमारे पेज की विड्थ ज्यादा न हो और हम उसको इजीली एक सिंगल पेज पे पूरा डेटा कलेक्ट करके प्रिंट कर सके या स्टोर कर सके, दोनों चीजें। ठीक है, सो दिस इज अ फैसिलिटी। ये जो वर्ड रैपिंग है, वर्ड रैपिंग हमारे वर्ड में होता है। वर्ड में जब हम टाइप करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड गोज अप टू द राइट मार्जिन, और जैसे ही हमारी राइट मार्जिन खत्म हो जाती है वो इमीडिएटली टेक्स्ट को क्या कर देता है, नेक्स्ट लाइन में सेट कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज ए वर्ड रैपिंग। ठीक है, वो वर्ड रैपिंग की फैसिलिटी यहाँ पे हमको सेल में मिल रही है। सेल रैपिंग, पूरे के पूरे सेल को लगाना है तो सभी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और वर्ड रैपिंग लगा दीजिए। सिंगल को करना है तो सिंगल को लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपको चाहिए वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये जो नेम लिखा हुआ है ये एट द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द सेल दिख रहा है ना। तो ये बॉटम ऑफ द सेल ना दिखते हुए मुझे सेंटर में लेना भी है,
तो सेंटर ले सकते हैं, ऊपर लेना है तो ऊपर भी ले सकते हैं। इसमें भी हमारी स्पेसिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हमारा नेम बॉटम में था तो ऊपर की जगह क्या हो रही थी, एकदम से दिख रही थी, देखो। और एकदम ऊपर ले जाते हैं तो सेल की विड्थ हमारी कम हो जाती है, और कम उसको हम कर सकते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज होती है कि ये जो नेम्स है हमारे, नंबर्स है, इसको भी हम किसी और स्टाइल में लगा सकते हैं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा। जैसे हम टाइम टेबल बना रहे हैं या कोई टेबल हमारा डेकोरेटिव करना चाहते हैं, तो वो केस में हम ये चीजों को यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। चलो ये चीज एक्स्ट्रा के बता दी मैंने आपको। फिर जो हम वर्ड में यूज करते हैं वो सारी फैसिलिटी, इंक्रीज द फॉन्ट और डिक्रीज द फॉन्ट, ये भी यहाँ पे हमारे पास है। उसके साथ में ही यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ योर फॉन्ट्स, वो कैसे चाहिए मुझे, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कुछ नेम्स जो उसके कलर्स है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे भी चाहिए उसी तरह से इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइटिंग के बहुत सारे कलर्स भी हमारे पास हैं, हमारे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से या हमारे चॉइस के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम हाईलाइट जसं कसं पाहिजे आपल्याला तसं आपण करू शकतो। दुसऱ्या कलर मध्ये पाहिजे दुसरा कलर देऊ शकतो। खूप सारे आहेत, ठीक है ना। तो दिस वे यू कैन डेकोरेट योर टेबल, राइट। चलो इतना समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं। अगेन सेव द फाइल, कंट्रोल एस। अब देखिए कुछ कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे सेव करना है, कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, ये कॉमन चीजें हैं हमारे कंप्यूटर के तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जब भी हम काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एस इज टू सेव द फाइल। आप लोगों को पता है कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड है, सी यूज टू कॉपी, कंट्रोल एक्स कट कट करने के लिए कट करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कंट्रोल वी, है ना। कॉमन है ये, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एक्स। कंट्रोल जेड अनडू। Undo. अनडू, अभी अभी जो काम किया है वो नहीं चाहिए, गलती से कभी कभी क्या हो जाता है, एक कॉलम डिलीट करने जा रहे हैं ये कॉलम, और सिलेक्ट कर लिया ये कॉलम और डिलीट कर दिया, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, अनडू कर देना है, सो दैट वी गेट बैक द रिजल्ट एज इट इज, ठीक है। ये चीजें हैं। और एक चीज यहाँ पे रहती है कि ये तो चीजें आपको पता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने किया है। अलाइनमेंट्स हमारे हैं लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। तो मैंने आपको कहा था कि वो एक्सेल में जो कैरेक्टर टाइप डेटा होता है वो एवरी टाइम क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट अलाइन होते हैं। राइट अलाइन। और हम जो डेटा, कुछ भी डेटा हो, नंबर्स हो या नेम्स हो या कुछ हो, तो उसको हम सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप नंबर्स को सेंटर अलाइन करते हो तो उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर अलाइन करने के बाद वो कैरेक्टर टाइप हो जाता है, तो उसके ऊपर फॉर्मुलेशन करना या डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए नंबर्स को ज्यादातर सेंटर अलाइन ना करें। अगर फोन नंबर से तो आप कर सकते हो, ठीक है, रोल नंबर से तो आप कर सकते हो, सीरियल नंबर्स कर सकते हो, लेकिन अगर अमाउंट है, क्वांटिटी है, रेट है, उसके बाद में कुछ रुपीस है, कुछ मार्क्स है,
तो ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए सेंटर अलाइन पे। आपका पूरा एनालिसिस हो गया, अब सिंपली आपको आपके इसमें प्रेजेंटेशन में डालना है या फिर आपको थीसिस में डालना है, उसके लिए आप उसको सेंटर अलाइन कर रहे हो तो बात अलग है, वो थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो। लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे हो एक्सेल में तो अवॉइड कीजिए उसको सेंटर अलाइन करना, ठीक है। बाकी ये तो फॉर्मेटिंग से आप सारी चीजें कर रहे हो। रैपटेक्स हमने देख लिया है और मर्ज एंड सेंटर भी हमने देख लिया है। उसके बाद लास्ट में ये समेशन का सिंबल भी देख लिया है, यहाँ से इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ये भी देख लिया है। देन एक फिल वाला ऑप्शन होता है, ये यहाँ से फिल ना करते हुए हम यहाँ भी उसका टेक्निक यूज कर सकते हैं। जो पहले 3 नंबर जो होते हैं उनको कॉपी कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ड्रैग द नंबर, तो जितने भी नंबर्स आपको चाहिए वो इमीडिएटली वहां पे आ जाए, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल Z। अगर मैं यहाँ पे 101, 102, 103 इस तरह से डाल रही हूँ तो ये 3 नंबर को ले लिया और ड्रैग कर दिया तो हमारा नंबर्स इमीडिएटली इंक्रीमेंट होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च अगर हम लिख रहे हैं तीनों को कॉपी कर लिया और उसको ड्रैग कर दिया तो आपके सारे नीचे में आ जाएंगे। अगर हम किसी थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है या कोई सीरीज हमको देनी है 30, 60, 90 इस कॉम्बिनेशन में, तो वो भी हमको क्या करना है, 3 ही डाल देने हैं। 3 डालने के बाद उसको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए नीचे तक के जितने भी चाहिए वो अपने आप बनते जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारी फील सीरीज भी यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से और एक ऑप्शन है फाइंड। फाइंड को कहते हैं ग्लोबल सिलेक्शन, ग्लोबल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। तुम्हारी जो हाँ हेलो, हाँ बोला मॅडम। मॅडम ब्रेक वगैरे हवाय का? हाँ देऊन द्या 2 मिनिटं 5 मिनिटं, 4 वाजले ना। हो 4 वाजले म्हणूनच म्हणते. हाँ ठीक है 5 मिनिटं ब्रेक देऊन देऊ। 5 मिनट की ब्रेक. मतलब मीटिंग नहीं रही. रिफ्रेश 5 मिनिटानंतर भेटू, चालेल? हो मॅडम हो. हाँ मीटिंग को लीव मत करिए.